Assalamu alaikum dear students. Now in this lecture we discuss about Fermi theory of beta decay. In the previous lectures we discuss about what is beta decay, alpha decay and gamma decay of radiations, gamma radiations, beta radiations and alpha particles. Now in this lecture the more explanation about the beta decay, which is called the Fermi theory of beta decay. Contents of our lecture is first of all what is beta decay, and then Fermi theory of beta decay, energetics of beta decay and Q value of beta decay. Now in the previous lectures we discuss about what is beta decay and types of beta decay. Now in this lecture the overview of beta decay and examples, then we explain the Fermi theory of beta decay, energetics, energies of beta decays in the nuclear reactions and the Q values of the beta decay in the nuclear reactions. सबसे पहले हम बीटा डिके को देखेंगे। बीटा डिके हमारे पास एक स्पॉन्टेनियस रेडियोएक्टिव डिके होता है, जिसमें या तो हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा और या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होगा और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन रिस्पेक्टिवली एमिट होंगे। अब हमारे पास अभी तक 900 न्यूक्लियाई जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 280 जो हैं वो स्टेबल हैं। 280 के अलावा जो अनस्टेबल हैं वो इसलिए अनस्टेबल हैं क्योंकि उनके न्यूक्लियस में या तो न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा है या प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा है। जितने भी हमारे पास स्टेबल न्यूक्लियस हैं उनमें एक न्यूक्लियस के अंदर एक रेशो होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, जो कि फिक्स्ड होती है। अब हमारे केस में हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसमें या तो हमारे पास बीटा प्लस डिके होगा या फिर बीटा माइनस डिके होगा। जो न्यूट्रॉन रिच रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड्स होंगे उनमें जब रेडियोएक्टिव डिके होगा तो वो न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होंगे ताकि वो बैलेंस कर सके रेशो को। और जब हमारे पास प्रोटॉन रिच होंगे रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड तो उनके अंदर हमारे पास जो मौजूद हैं प्रोटॉन्स वो न्यूट्रॉन में चेंज होंगे बैलेंस करने के लिए रेशो को और उसे स्टेबल करने के लिए। और बीटा डिके जैसे कि हमें पता है कि बीटा डिके में एटॉमिक नंबर जी जो है वो या तो इंक्रीज होगा और या फिर डिक्रीज होगा 1 यूनिट से, लेकिन जो हमारे पास मास नंबर है वो हमेशा सेम रहता है। और बीटा पार्टिकल हमें पता है कि एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है जो कि एमिट होता है एक ऐसे एटम के न्यूक्लियस से जो कि रेडियोएक्टिव डिके में जाता है। और बीटा डिके है वो हमेशा हमारे पास तब अक्कर होता है जब एक न्यूट्रॉन जो है वो चेंज हो जाता है इनटू अ प्रोटॉन या एक प्रोटॉन चेंज हो जाता है इनटू अ न्यूट्रॉन। अब हम एग्जांपल देखेंगे बीटा माइनस डिके की और बीटा प्लस डिके की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी बीटा माइनस डिके। यहाँ पर हमारे पास कार्बन 14 है जिसके अंदर 6 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स हैं। जब बीटा माइनस डिके होगा या बीटा नेगेटिव डिके होगा हमारे पास नाइट्रोजन 14 आएगा, जिसमें अब हम देख सकते हैं कि पहले हमारे पास 8 न्यूट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स थे, ये अनस्टेबल था। लेकिन बीटा डिके के बाद बीटा माइनस डिके के बाद हमारे पास 7 न्यूट्रॉन्स और 7 प्रोटॉन्स आ गए और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो और एक इलेक्ट्रॉन भी एमिट हुआ है। अब अगर हम बीटा प्लस डिके की बात करें तो हमारे पास कार्बन 10, हम कार्बन 10 की एग्जांपल ले सकते हैं क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन्स और 4 न्यूट्रॉन्स हैं। जब इस पे बीटा प्लस डिके होगा तो हमारे पास बोरोन आ जाएगा जिसमें हमारे पास 5 प्रोटॉन्स और 5 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास न्यूट्रॉन्स कम थे और प्रोटॉन्स ज़्यादा थे, तो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया और हमारे पास बोरोन में न्यूक्लियस बैलेंस हो गया और हमारे पास न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन एमिट हुआ क्योंकि ये बीटा पॉजिटिव डिके है। 1934 तक हमें एनरिको फर्मी ने एक थ्योरी दी थी जो कि थ्योरी ऑफ बीटा डिके थी, ताकि वो इंक्लूड कर सके न्यूट्रिनो को, जो कि उस टाइम पर एज्यूम किए जाते थे मैसलेस और चार्जलेस। और कहा जाता था कि लाइट पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन उनको क्रिएट किया जाता है इन द न्यूक्लियस बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। फिर फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके हमें फर्मी ने दी थी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ
न्यूट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। और हम फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके को टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो बिहेवियर होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो का वो क्वांटम मैकेनिकल रिलेटिविस्टिक बिहेवियर होता है, और क्योंकि ये क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं तो हम इनको पढ़ने के लिए जो अप्रोच यूज़ करेंगे वो भी क्वांटम में होगी, जो कि टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी है। तो अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है जो कि उसका इनिशियल वेव फंक्शन है वो हमारे पास साई आई है। यहाँ पे हमारे पास आई आएगा, और उसके बाद जब उसमें एक पर्टर्बेशन क्रिएट होगी तो हमारे पास जो फाइनल वेव फंक्शन आएगा वो साई एफ आएगा। और जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन होगी वो ट्रांजिशन रेट इक्वेशन से दी जाएगी। ट्रांजिशन रेट इक्वेशन हमारे पास होती है लैम्डा इज इक्वल टू 2 बाई एच कट एच आई एफ डी एन ओवर डी ई एफ। इस इक्वेशन को हम फर्मी गोल्डन रूल कहते हैं। यहाँ पर जो एच है हमारे पास वो इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन है, और जो हैमिल्टोनियन है उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे जो कि एच आई एफ है साई एफ एच साई आई, यानी कि हमने हमारा जो स्टेट वेव फंक्शन था वो पहले साई आई था, लेकिन जब उसमें कोई पर्टर्बेशन होती है तो हमारे पास साई एफ में चेंज हो जाता है। एच आई एफ इज इक्वल टू, जब हम इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। बीटा डीके प्रोसेस जो है वो हमारे पास वीक इंटरेक्शंस की वजह से होता है, और एक फंडामेंटल लेवल पे ये जो है हमारे पास कन्वर्जन होती है ऑफ वन क्वार्क इनटू अनदर क्वार्क। और हमें पता है कि न्यूट्रॉन जो है वो कंपोज होता है वन अप क्वार्क एंड टू डाउन क्वार्क, जबकि हमारे पास जो प्रोटॉन है वो कंपोज हुआ होता है टू अप क्वार्क्स एंड वन डाउन क्वार्क। और जो ट्रांसमिशन है वो इस तरह से होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक डाउन क्वार्क है वो एक अप क्वार्क में चेंज हो रहा है, और साथ में हमारे पास एक बोसॉन आ रहा है। और इसी तरह हमारे पास अब ये जो बोसॉन है ये चेंज हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन में और एक एंटी न्यूट्रिनो में। यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल वेव फंक्शन है वो हमारे पास पेरेंट वेव फंक्शन के इक्वल है, और जो साई एफ है वो हमारे पास एसोसिएटेड है 3 पार्टिकल्स डॉटर न्यूक्लियस के साथ। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस भी है, इलेक्ट्रॉन भी है और एंटी न्यूट्रिनो भी है, तो हमारे पास साई आई जो है वो साई पी के इक्वल है, और जो साई एफ है वो साई डी साई ई एंड साई वी के इक्वल है। तो अब हम मैट्रिक्स एलिमेंट जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2, उसमें हम अगर अपनी ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे साई आई की और साई एफ की तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। और हमें पता है कि यहाँ पर जो वेव फंक्शन साई पी और साई डी हैं वो एसोसिएटेड विद साई पी जो है वो एसोसिएटेड है पेरेंट न्यूक्लियस के साथ, और जो साई डी है वो एसोसिएटेड है डॉटर न्यूक्लियस के साथ। एंड देन वेव फंक्शन साई ई एंड साई वी, साई ई हमारे पास एसोसिएटेड है इलेक्ट्रॉन के साथ, और जो साई वी है वो हमारे पास एसोसिएटेड है न्यूट्रिनो के साथ। सो साई ई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/√v 1 प्लस एओटा पी ई डॉट आर ओवर एच कट प्लस सो ऑन। और जो साई वी है वो हमारे पास जब हम उसे फ्री पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे तो वो एक उसकी इक्वेशन आएगी साई वी अप्रोक्सीमेटली 1/√v 1 प्लस आई पी वी डॉट आर ओवर एच कट प्लस सो ऑन। इन द प्रीवियस इक्वेशन जो v है वो हमारे पास न्यूक्लियर वॉल्यूम है और r है वो रेडियस है, और जो टर्म pe और pv हैं वो हमारे पास लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन है, जो कि हमें बीटा डिके के दौरान हासिल हुए हैं। और जो हमारे पास टर्म है ip e डॉट आर ओवर एच कट, ये बहुत ही स्मॉल है, सो हम इसको 0 के इक्वल ले लेंगे। तो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बचेगी साई ई की और साई वी की वो 1/√v आएगा। अब हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 जो हमने प्रीवियसली निकाली थी उसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे साई ई की और साई वी की।
तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/v बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में हमारे पास बच जाएगा साई की d एंड एच आई एफ, साई की v और d ड्रॉप। और अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये इंटीग्रेशन साई डी एच आई एफ साई भी डी ड्रॉप, इस सारी इक्वेशन को, इस सारी टर्म को हम ले लेंगे इक्वल एम आई एफ के। सो एच आई एफ इज इक्वल टू 1/v एम आई एफ। ये एक न्यूक्लियर इंटरेक्शन है जो कि बहुत ही शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन है। इट ओनली इंक्लूड्स वेव फंक्शन, नॉट इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शंस। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वेव फंक्शन को इंक्लूड करता है, इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन को इंक्लूड नहीं करता। और यहाँ पर MIF जो है वो हमारे पास न्यूक्लियर मैट्रिक्स एलिमेंट है। अब हम एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा डिके को डिस्कस करेंगे। हमारे पास 3 पॉसिबल टाइप्स होती हैं बीटा डिके की। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन एमिशन और बीटा माइनस डिके, देन पॉजिट्रॉन एमिशन और बीटा प्लस डिके, एंड देन इलेक्ट्रॉन कैप्चर और के कैप्चर। हम इन सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इलेक्ट्रॉन एमिशन डिके और बीटा माइनस डिके। हमारे पास इलेक्ट्रॉन एमिशन डिके और बीटा माइनस डिके अक्कर होता है जब न्यूक्लियस में एक्सेस न्यूट्रॉन्स होते हैं। हमारे पास न्यूक्लियस में जब एक्सेस न्यूट्रॉन्स होंगे तो हम बीटा माइनस डिके करवाएंगे ताकि वो न्यूट्रॉन्स जो एक्सेस हैं वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकें और हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो रेशियो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वो बैलेंस हो सके। अब यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं ये हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस है, बीटा डिके के बाद ये हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस है। हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैस नंबर है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज करेगा बाय 1 यूनिट। साथ हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, एक एंटी न्यूट्रिनो और एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ पर हमने चार्ज को भी बैलेंस रखना है। हमारे पास ए जो है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a + 0 हमारे पास a ही रहेगा, और अगर हम z को देखें तो यहाँ पे z है और यहाँ पर z + 1 और -1 है। -1 और +1 आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास अगेन z ही रहेगा, तो ये कंजर्व रहेगा बीटा माइनस डिके में। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि एंटी न्यूट्रिनो क्या है। एंटी न्यूट्रिनो हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि पॉली ने 1930 में डिस्कवर किया था ड्यूरिंग बीटा डिके। ड्यूरिंग बीटा डिके हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ इनर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ स्पिन की वायलेशन थी। उस वायलेशन को ख़त्म करने के लिए एज्यूम किया गया कि हमारे पास एक एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो रिलीज होता है ड्यूरिंग बीटा डिके। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास न्यूट्रॉन है, वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा और साथ एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और एक एंटी न्यूट्रिनो। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे अपनी इक्वेशन पे, बीटा माइनस डिके की जो इक्वेशन है उस पे। हमने जो हमारा पेरेंट एटम है उसके मास को ले लिया mp। अब यहाँ पर हम फाइंड करना चाहते हैं हमारे इस x न्यूक्लियस के मास को। तो इसके ऑर्बिट में z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम mp जो कि पेरेंट एटम का मास है उसमें से माइनस कर देंगे z नंबर ऑफ, उसमें से हम माइनस कर देंगे। अब हम पेरेंट एटम के मास में से z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर देंगे और उसको c² से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसकी रेस्ट मास एनर्जी आ जाएगी। अब हम y के मास को md से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें से माइनस करेंगे हम क्योंकि इसके ऑर्बिट में z + 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम z + 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे me से जो कि मास है इलेक्ट्रॉन का, और उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे c² से, तो हमारे पास जो डॉटर न्यूक्लियस है हमारे पास उसका डॉटर न्यूक्लियस की रेस्ट मास एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो me लिया हुआ है, उसको हम c² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी आ जाएगी एंड देन प्लस q आ जाएगा। यहाँ पर हमने एंटी न्यूट्रिनो की वैल्यू हमारे पास बहुत स्मॉल है, 0 है, तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। mp को c² से मल्टीप्लाई करवाया माइनस gme को c² से मल्टीप्लाई करवाया। ये वाली इक्वेशन इक्वल्स की उस साइड पे थी, इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी। md c² माइनस था तो प्लस आएगा, gme c² प्लस
MEc², देन माइनस MEc² इज इक्वल टू Q। जो हमारे पास Q की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस MEc² और MEc² ये कट जाएंगे और MEc² और MEc² भी कट जाएंगे, तो हमारे पास Q इज इक्वल टू आ जाएगा MP माइनस MD, और C² को हम कॉमन ले लेंगे, तो Q इज इक्वल टू MP माइनस MD C² आ गया। और बीटा माइनस टीके के लिए अब कंडीशन है हमारे पास कि जो पेरेंट एटम है उसका जो मैस है वो ज़्यादा होना चाहिए डॉटर एटम के मैस से, और ये जो एनर्जी हमारे पास Q रिलीज हुई है ये हमारे पास शेयर होगी डॉटर एटम्स में, Y में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। Y चूँकि एक हैवी एटम है तो उसमें एनर्जी कम शेयर होगी और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में एनर्जी ज़्यादा शेयर होगी। तो हमारे पास जो बीटा माइनस पार्टिकल होता है वो एक्चुअली हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही होता है, क्योंकि वो हमारे पास न्यूक्लियस में से निकलता है और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। जब हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है, और वो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से बाहर आएगा तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट का है या फिर जो न्यूक्लियस से रिलीज़ हुआ इलेक्ट्रॉन ये वो वाला इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए हम बीटा माइनस पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूट्रॉन ओरिजिन भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप बीटा डिके की, जो कि है पॉजिट्रॉन एमिशन या फिर बीटा डिके। ये हमारे पास अकर होता है जब हमारे पास एक्सेस नंबर ऑफ ये हमारे पास बीटा डिके अकर होता है जब हमारे पास एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में। सो उन प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस है, उसका हमारे पास जो मैस नंबर है वो सेम रहेगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो माइनस करेगा बाय 1 यूनिट, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा और साथ एक न्यूट्रिनो और एनर्जी रिलीज़ होगी। और इसकी जनरल फॉर्म हम देख सकते हैं, प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है और साथ एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ और साथ एक न्यूट्रिनो, साथ एनर्जी भी रिलीज़ होगी। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर पेरेंट एटम का जो मैस है वो हमने MP लिया, उसमें से हम माइनस करेंगे क्योंकि हमारे पास इस ऑर्बिट में इस एक्स न्यूक्लियस के मैस को हम फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके ऑर्बिट में हमारे पास Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम MP में से माइनस कर देंगे Z ME। ME हमारे पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको माइनस करेंगे और C² से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारे पास रेस्ट मैस एनर्जी आ जाएगी एक्स न्यूक्लियस की। उसके बाद हमारे पास ये डॉटर न्यूक्लियस Y है, उसका मैस हमने MD लिया है, उसमें से हम माइनस कर देंगे क्योंकि इसके ऑर्बिट में Z-1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो MD माइनस Z-1, और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है वो ME है, उससे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे और इस सारे मैस को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे C² से, तो हमारे पास रेस्ट मैस एनर्जी निकल आएगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मैस हमारे पास है ME, उसको हम C² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी आ जाएगी, प्लस हमारे पास रिलीज होगी एनर्जी। इसको हम सॉल्व करेंगे। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास MP माइनस MD आ जाएगा और C² यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और हमारे पास MEc² और MEc² ये दोनों माइनस के होंगे तो ये आपस में प्लस होंगे, तो हमारे पास -2 MEc² आ जाएगा, और ये GMEc² और GMEc² हमारे पास कट जाएगा, तो हमारे पास Q की वैल्यू ये बचेगी। और ये बीटा प्लस टीके के लिए हमारे पास Q की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास C² और C² कट जाएंगे और MP माइनस MD आ जाएगा और 2ME को हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो हमारे पास कंडीशन बन गई है बीटा प्लस टीके के लिए कि MP माइनस MD यानी पेरेंट एटम और डॉटर एटम के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो ग्रेटर होना चाहिए ट्वाइस ऑफ मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हमारे पास पेरेंट एटम का मैस होगा और जो डॉटर एटम का मैस होगा उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए ट्वाइस ऑफ मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अब हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर या के कैप्चर को डिस्कस करेंगे। हमारे पास प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए ये वाली टाइप भी हम यूज़ कर सकते हैं, बीटा प्लस टीके भी यूज़ कर सकते हैं। सो के कैप्चर में हमारे पास न्यूक्लियस में जब प्रोटॉन ज़्यादा होता है
तो वो के शेल में से इलेक्ट्रॉन को लेता है, और हमें पता है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो न्यूट्रल बनकर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो के शेल से इलेक्ट्रॉन आता है वहाँ पर एक वैकेंसी होती है, वैकेंसी आ जाती है, मतलब एक होल आ जाता है। उस होल को फिल करने के लिए एल शेल में से इलेक्ट्रॉन वहाँ आ सकता है, और इन दोनों ऑर्बिट्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है उसकी वजह से यहाँ पर एक्सरेज भी एमिट हो सकती हैं या रिलीज़ हो सकती हैं। सो यहाँ पर हमारे पास एक्सरेज की रिलीज़ होने के भी इम्कान होते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियस है जो एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ऐड करेगा और फिर वो उसको न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमारे पास मिलकर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारे पास एक न्यूट्रिनो आएगा और एक एनर्जी रिलीज़ होगी साथ हमारे पास। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हमारे पास पेरेंट एटम का जो मास है वो mp है, उसमें से माइनस करेंगे जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास और c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास है वो me है, उसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब दूसरी साइड पे हमारे पास जो डॉटर न्यूक्लियस है उसको मास को हमने md से रिप्रेजेंट किया है, तो md में से हम माइनस कर देंगे z-1 me को और c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये रेस्ट मास एनर्जी आ जाएगी डॉटर न्यूक्लियस की। और जो v है न्यूट्रिनो, इसकी रेस्ट मास एनर्जी हमारे पास 0 आएगी, क्योंकि हम इसकी वैल्यू 0 होगी हमारे पास, तो उसको जब हम c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। सो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे और q हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास mp माइनस md और c स्क्वायर आ जाएगा q के इक्वल। तो q जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि q वो हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, q की वैल्यू। अब हमारे पास mp माइनस md c का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, c स्क्वायर तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो mp ग्रेटर देन md आ जाएगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर की कंडीशन है कि पेरेंट एटम का जो मास है वो डॉटर एटम के मास से ज़्यादा होना चाहिए। अब हम क्यू वैल्यूज़ ऑफ बीटा डीके के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स में हमारे पास जो एनर्जीज होती हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस की, वो क्यू वैल्यू से डिटरमाइन की जाती हैं। क्यू वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये डिफरेंस होता है बिटवीन द सम ऑफ द रेस्ट मैसेज ऑफ द इनिशियल रिएक्टेंट्स एंड द सम ऑफ द मैसेज ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स एनर्जी के यूनिट्स में, यूजली इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास कोई भी रिएक्शन जिसमें एक प्रोजेक्टाइल है A और एक टारगेट है A, जो कि प्रोडक्ट देता है, 2 प्रोडक्ट देता है हमें B, कैपिटल B एंड स्मॉल b। इसको हम इस फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, स्मॉल a प्लस कैपिटल A गोज टू B प्लस B, और इसको हम मोर कम्पैक्ट फॉर्म में A ब्रैकेट A B इंटू B ऐसे भी शो कर सकते हैं। अब E इज इक्वल टू mc स्क्वायर हम जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे हमारे इस रिएक्शन की, तो हमारे पास Q इज इक्वल टू m a प्लस m कैपिटल A माइनस m स्मॉल b प्लस m कैपिटल B। ये रेस्ट मास एनर्जी आ जाएगी, उसको c स्क्वायर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम बीटा डीके को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं प्रोजेक्टाइल के बगैर, जो रिएक्शन होता है उसमें डिसइंटीग्रेटिंग न्यूक्लियस जो होता है उसको हम पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं, और जो हमारे पास रिमेनिंग न्यूक्लियस होता है उसको डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं। और जो एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल होती है इधर मैंने हैपेंड विद इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, तो वो हमारे एटॉमिक नंबर को चेंज करती है, विदाउट अफेक्टिंग इट्स मास नंबर, उसका मास नंबर कांस्टेंट रहता है। और जो टोटल लेस्ट मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस होता है वो उसको प्लस करेंगे जब हम रेडिएशन के साथ जो कि रिलीज हुई है, तो हमारे पास बीटा डिसइंटीग्रेशन आएगा, और ये हमारे पास हमेशा लेस देन होता है पेरेंट न्यूक्लियस के मास से। तो मास एनर्जी डिफरेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू m पेरेंट माइनस m डॉटर प्लस m रेडिएशन, और जब हम इसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रेस्ट मास एनर्जी आ जाएगी। द बीटा एमिशन हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। बीटा एमिशन के पास कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है जो कि न्यूट्रिनो
और एंटी न्यूट्रिनो जो कि बीटा पार्टिकल के साथ एमिट होते हैं उनकी वजह से बनता है। और जो शेप ऑफ एनर्जी कर्व है वो डिपेंड करती है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन एनर्जी, कि हमारे पास रिएक्शन एनर्जी का कितना हिस्सा कैरिड किया गया है मैसिव पार्टिकल से। और बीटा पार्टिकल कैन देयरफॉर बी एमिटेड। तो जो बीटा पार्टिकल है वो हमारे पास एमिट किया जाता है एनी काइनेटिक एनर्जी रेंजिंग फ्रॉम 0 to Q। बीटा पार्टिकल हमारे पास इस एनर्जी की रेंज में रिलीज हो सकता है। और अल्फा और बीटा डिके में जो डॉटर न्यूक्लियस होता है वो हमेशा या अक्सर ही हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में रह जाता है, तो वो खुद को स्टेबलाइज करने के लिए आफ्टरवर्ड एमिट करता है हाई एनर्जी फोटॉन्स या फिर अल्फा रेज। Now students, these are the reference books. You can also learn and also get the theory about these topics, Fermi theory of beta decay, from these books. Thank you so much. If you have any problem and any question, then you can ask me on comments box. Allah Hafiz.